welcome to today's video. Today we are going to do the revision. Okay, that is chapter 11, 12 and 13. The name of the chapter is Air, Water and Weather. What is the name of the chapter? Air, Water and Weather. Okay, तो आपको पता ही है वेदर जो है इट इज़ द कंडीशन ऑफ द एयर, क्लाउड्स, रेन एंड सन ऑफ ए प्लेस एट ए पर्टिकुलर टाइम. ओके, वेदर का मतलब कंडीशन जो है हवा की, बादल की, बारिश की और सूरज की, उस हिसाब से हम टाइम को पर्टिकुलर करते हैं. ओके, चेंजेस जो है वेदर के अंदर वो आते हैं, लेकिन किसके चलते आते हैं? सन के. ओके, तो हीट जो है सन का इट कॉजेस विंड्स टू ब्लो एंड कॉजेस इन द स्टेट्स ऑफ वाटर. तो उसके चेंजेस सन के जो आते हैं वो हवा के चलते आते हैं. ओके, तो अब हम देखते हैं क्लाइमेट. क्लाइमेट जो है ऑफन स्पोकन एट द सेम हैज़ वेदर बट इट इज़ समथिंग क्वाइट डिफरेंट, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट है. ओके, तो क्लाइमेट जो है वो है एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशंस. तो एवरेज है उसका, किसका? तो क्या? क्लाइमेट का. द सन रोल्स इन वेदर चेंजेस. व्हाट इज द सन रोल देखते हैं हम लोग. तो ओके, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ द अर्थ. ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं द सन जो है वो मेजर फैक्टर है अफेक्टिंग द वेदर. तो टेम्परेचर जो है वो दिन में ज़्यादा रहता है और रात में कम. तो रूरल एरियाज जो है वो किसके नज़दीक होते हैं? ऑफन कूलर देन टाउन्स एंड सिटीज़. तो रूरल के जो भाग है गांव के वो देखा जाए तो वहाँ के जो वातावरण होता है वो सिटीज़ से ठंडा होता है. तो दिस इज़ बिकॉज इन टाउन्स एंड सिटीज़ देयर आर मोर बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्रीज. तो देखा जाए क्यों होता है, क्योंकि सिटीज़ में जो है बिल्डिंग्स और फैक्ट्रीज जो होते हैं जिसके चलते धुआं निकलता है और गर्मी का प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हीट हो जाता है. ओके, लेकिन गांव नहीं होता. तो इसके बाद हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. फॉर्मेशन कैसे होता है? तो सी ब्रीज का हम पहले देखते हैं. तो दिन में क्या होता है, सन जो है ब्राइटली शाइन होता है. तो जो सी के नज़दीक जो लैंड होती है, ठीक है, वो जल्दी से गर्म हो जाती है सी लेवल से. ओके, तो एयर जो हवा जो है लैंड के ऊपर वो क्या हो जाती है और वहाँ से उबल जाती है. तो वाटर जो है सी में वो ठंडा रहेगा और द एयर अबाउट, तो उसके ऊपर की जो हवा रहती है वो ठंडी रहेगी. तो जो कूल हवा जो है वो लेक के और चली जाएगी और वहाँ वातावरण जो है वो ठंडा हो जाएगा. तो उसके बाद हम देखते हैं लैंड ब्रीज. तो नाइट में हम देखेंगे तो सनसेट के बाद तो लैंड जो होती है रेती के पास की वो एकदम ठंडी होती है. किससे ठंडी होती है? तो किससे ज़्यादा ठंडी होती है? तो कि जो समुद्र में पानी है उससे ज़्यादा होती है, क्योंकि जो एयर होता है अबव द सी, जो हवा होती है अबव द सी के ऊपर वो क्या होती है? अभी भी गर्म होती है. तो वहाँ जो राइज जैसे ही ऊपर आएगा, ठीक है, तो पानी जो है वो गर्म हो जाएगा और उसके बाजू की जो ज़मीन होगी वो ठंडी हो जाएगी. ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं एवोपरेशंस. तो वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर. तो वाटर जो है वाटर वेपर में चेंजेस हो जाता है और वो हवा में चले जाते हैं. तो प्रोसेस ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस. तो लिक्विड से लेकर गैसियस फॉर्म में आता है, उसे हम कहते हैं एवोपरेशंस. क्या कहते हैं? एवोपरेशन. तो उसके बाद हम देखते हैं प्रिसिपिटेशन. क्या देखते हैं? प्रिसिपिटेशन इज एनी फॉर्म ऑफ वाटर दैट फॉल्स ऑन द अर्थ सरफेस. तो वो एक फॉर्म ऑफ वाटर है, तो कहाँ गिर रहा है? अर्थ के ऊपर गिर रहा है. ओके, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशंस इंक्लूड रेन, स्नो. ओके, तो देखा जाए तो अलग जो उसके अंदर हम प्रेसिपिटेशन में ले सकते हैं वो है रेन, बारिश और स्नो, बर्फ. हम वाटर साइकिल देखेंगे. तो वाटर साइकिल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका. ओके, तो यहाँ देखा जाए तो सेम अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ जो है इज एट व्हेन द अर्थ वाज फॉर्म्ड. तो अर्थ ऑलवेज इन अर्थ जो हमेशा मूवमेंट में होता है और वाटर साइकिल्स जो है वो कंटिन्यूस मूवमेंट है वाटर के ऊपर नीचे. ओके, तो वाटर जो है उसका स्टेट्स जो होता है वो एमंग लिक्विड होता है, लिक्विड में होता है, वेपर एंड सॉलिड एज वेरियस स्टेजेस. जब उसके स्टेजेस आएंगे तब वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड एट वेरियस स्टेजेस. तो वाटर साइकिल जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? सन हीट्स. तो जहाँ सूरज की किरणों से आप देख सकते हैं सूरज की किरणों से क्या हो रहा है, वहाँ पर पानी जो है वो गर्म हो रहा है, ठीक है, और वो एवोपरेट हो जाता है. क्या बनकर एवोपरेट हो जाता है? वेपर बनकर एवोपरेट हो जाता है. कहाँ? वाटर बॉडीज़ में. तो ये ऊपर जाते ही ठंडा हो जाता है और वाटर ड्रॉपलेट्स जो हम देख सकते हैं वाटर क्लाउड्स में जो देखा गया,
तो ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं और वो जो ड्रॉपलेट्स है एक साथ इकट्ठा होकर वो लोग बादल बनाते हैं। और बादल क्लाउड्स जो है जब वो भारे हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, दे रिलीज वाटर हैज़ रेन और स्नो। तो वो लोग रिलीज़ करते हैं, क्या रिलीज़ करते हैं, उस पानी को रिलीज़ बारिश की तरह और या फिर बर्फ़। तो 80% ऑफ द रेनफॉल्स इन द ओशियंस, तो 80% जितना बारिश जो है वो ओशियंस के ओर होता है, बाकी के लैंड पर, पृथ्वी पर होते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, हम प्यूरिफाई कैसे करते हैं, तो द सब्सटेंस दैट नॉट डिजोल्व इन वाटर और कॉल्ड इंसॉल्युबल एंड इंसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज कैन बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स। तो जो डिजोल्व नहीं होते वो इंसॉल्युबल और जो सॉल्युबल हो जाते हैं उसे हम कहते हैं सॉल्युबल। ओके, तो अब हम देखेंगे कि मेकिंग वाटर जर्म फ्री, तो वाटर के जो जर्म्स होते हैं उसे फ्री कैसे कहते हैं, तो पानी प्यूरिफाई, तो हम कहते हैं ना क्लोरीन डालेंगे ना तो पानी में जर्म्स जो है वो मर जाएंगे। ओके, तो इसे हम कहते हैं क्लोरीनेशन। क्या कहते हैं बेटा, क्लोरीनेशन। ओके, तो नेक्स्ट में हम डालते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या डालते हैं, ब्लीचिंग पाउडर जो है वो भी जर्म्स को पानी के अंदर मार डाल देते हैं। और पोटेशियम परमैंगनेट शुड बी यूज टू प्यूरिफाई वाटर, वाटर प्यूरिफाई करने के लिए हम पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो डालते हैं। और सेफेस्ट मेथड जो है प्यूरिफाइंग वाटर जो है इज़ टू बॉयल इट। ओके, उसे क्या करना है, सेफ जो मेथड है वो है पानी को गर्म करना, गर्म कर कर पीना। और वी कैन ऑल्सो यूज़ ए वाटर फिल्टर फॉर क्लीनिंग वाटर, हम फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग का जो पानी है वो क्या हो जाएगा, वाटर जर्म फ्री हो जाएगा। ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पर हम लोग का जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है 12th चैप्टर, अवर सोलर सिस्टम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर, सोलर सिस्टम। ओके, आपको पता है ना, तो अर्थ जो है वो कैसा है, एकदम स्फेरिकल इन शेप। इट मीन्स वो बहुत ही बड़ा बॉल जितना है। ओके, जो हम देख सकते हैं। तो 2 हाफ्स होते हैं ग्लोबल के। ओके, कितने हाफ से, 2। तो के और अब यहाँ पर हम देखा जाए तो 3/4 ऑफ द अर्थ जो है वो किससे कवर हुआ है, पानी से कवर हुआ है। तो ओनली 1/4 ऑफ द सरफेस इज लैंड, सिर्फ 1/4 जो है वो हम लोग का लैंड है। वो तो लार्ज वाटर बॉडीज जो है वो ओशियंस है, और जो बिग पीसेस ऑफ लैंड, बड़े बड़े टुकड़े हैं लैंड के, उसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंट्स। तो यहाँ पर देखा जाए तो 4 ओशियंस है, वो पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड द आर्टिक ओशियंस। तो ये 4 ओशियंस है। और 7 कॉन्टिनेंट्स है। कौन से है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। और इसके अंदर भी जो अर्थ है रिवॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों होते हैं। तो इसका डिफरेंस क्या है, रोटेशन तो कि एक इमेजिनरी लाइन होती है अर्थ की, और वो नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक जा रहा है अपने एक्सेस पर, उसे हम कहते हैं रोटेशन। ओके, तो वो अपने एक्सेस पर रोटेट होता है। ओके, तो उसे हम कहते हैं रोटेशन। और अर्थ रोटेट करने के लिए कितने घंटा लेता है, उसके एक्सेस पर 24 घंटे लेता है। ओके, उसके ओन एक्सेस पर रिवॉल्व करने के लिए उसे 1 दिन मतलब कि 24 घंटे लगते हैं। तो रिवॉल्यूशन मतलब क्या, तो कि रिवॉल्यूशन मतलब कि जो अर्थ है वो अराउंड द सन घूमेगी। ओके, तो उसके लिए उसे कितना चाहिए, 1 साल चाहिए, दैट इज 365 डेज, 365 बाय हाफ डेज मीन्स 6 आवर्स। ओके, 365 days and 6 hours to complete the revolution around the sun। तो सीजन्स देखेंगे, हमें पता है सीजन्स जो है वो रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ के कारण सीजन्स जो है वो आते हैं। बट देयर वुड नॉट बी नो सीजन्स इफ द अर्थ वाज नॉट टाइटल्ड ऑन इट्स एक्सिस। अगर अर्थ नहीं घूमती है तो हम लोग के यहाँ सीजन्स जो है वो नहीं होंगे। ओके, तो आप इसमें देख सकते हैं तो कि सनरेज हो वो फाइल डायरेक्टली किस पर गिर रहे हैं, नॉर्थन हेमिस्फीयर या फिर साउथर्न हेमिस्फीयर पर गिरेंगे वो, लेकिन वो किस पर डिपेंड करता है, पोजीशन ऑफ द अर्थ। तो हम लोग का जो ये अर्थ है वो एक प्लैनेट है। ठीक है, तो अर्थ इज नाइदर ए स्टार लाइक द सन नॉर इट इज़ ए मून, वो ना ही सन है ना ही मून है, इट इज़ ए प्लैनेट। तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये जो स्टार है वो बड़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ गैसेस से भरा हुआ है विच बर्न ऑल द टाइम। तो हाँ, दिन भर वो स्टार जो है वो चमकता ही रहता है, लेकिन दिन के उजाले में हम उसे नहीं देख सकते क्योंकि बिकॉज ऑफ द सन रेज। तो प्लैनेट डज नॉट प्रोड्यूस लाइट लाइक ए स्टार। तो प्लैनेट्स जो है वो स्टार की तरह आपको लाइट
उस तरह से प्रोड्यूस नहीं करते हैं लाइट। ओके, तो आपको पता है सोलर सिस्टम, आपने देखा है ना सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं, पहले 9 थे लेकिन अब 8 है। ओके चिल्ड्रन, तो कौन से है, कौन से है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो मर्क्यूरी जो है वो सबसे स्मॉल है और सन के नज़दीक है, और वीनस और अर्थ जो है वो सेम साइज में है और वो प्लैनेट के नज़दीक है। तो अर्थ जो है वो है हम लोग का वाटर प्लैनेट, वहाँ 3/4 ऑफ द अर्थ हैज़ ए वाटर। तो उसके बाद हम देखते हैं मार्स को हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि वो रेडिश कलर में है, और जुपिटर जो है वो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, और सैटर्न को हम देख सकते हैं लेकिन किसके टेलीस्कोप को लेकर देख सकते हैं, और यूरेनस को हम ब्लूइश ग्रीन प्लैनेट कहते हैं क्योंकि वो क्या है, ब्लू कलर में है। नेपच्यून जो है वो सेम देखा जाए तो यूरेनस जितना ही है, और वो लार्ज गैस प्लैनेट है विच इज़ ब्लूइश इन कलर, और वो बहुत ही ठंडा प्लैनेट है। ओके, तो कॉमेट्स मतलब कि छोटे छोटे पार्ट्स जो हमें आकाश में देखने में मिलते हैं, और वो जो सोलर सिस्टम में भी हमें दिखते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कॉमेट्स। हम कभी कभी कहते हैं देखो तारा का पूंछ टूट रहा है, तो दैट इज़ द कॉमेट्स। और स्टार्स को आपको पता ही है, तो वो हमेशा शाइनिंग करते हैं, ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें, और वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। और यहाँ मून जो है वो आपको पता है वो एक सैटेलाइट है, फ्री फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ऑर्बिट ऑफ द अदर प्लैनेट। तो उसके अंदर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है ना, और ना ही हीट और कोल्ड है, तो उसका टेम्परेचर मून पर है वो 100 डिग्री सेल्सियस एट द नून, और एट द लो -170 डिग्री सेल्सियस एट नाइट। एट नाइट में हम ये दे सकते हैं। तो द मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट, उसकी खुद की लाइट नहीं होती है, वो सनलाइट के जो रिफ्लेक्शन आते हैं उससे उसे लाइट मिलती है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ने क्या कंप्लीट किया, अपना सोलर सिस्टम। तो नेक्स्ट हम अब देखते हैं लास्ट अपना चैप्टर जो है वो है पोल्यूशन। ओके चिल्ड्रन, तो आपको पता है पोल्यूशन जो हम लोग के एनवायरनमेंट में आजकल जो हो रहा है दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही डेंजरस हो गया है पोल्यूशन। ओके, तो इससे क्या होता है, बहुत सारे एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को भी इफेक्ट करता है। ओके, पोल्यूशन जो है तो वो हम कहाँ क्या क्या पोल्यूट करता है, एयर, वाटर एंड लैंड को पोल्यूट करता है। तो हम अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन जो है वो कैसे फैलता है, तो क्या व्हीकल्स से फैलता है, और जो फैक्ट्रीज होती है वो एयर जो है उसे रिलीज़ करती है, वो जो गंदा होता है वो श्वास लेने में तकलीफ हमें पड़ जाती है, तो इससे हमें एयर पोल्यूशन होता है। तो गैसेस जो रिलीज़ करती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जो है वो इंडस्ट्रीज में निकलते हैं और हवा में मिल जाते हैं, इससे हमें एयर पोल्यूशन होता है। तो अब हम देखते हैं वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन मतलब जो ड्रेन्स होती है टाउन्स और सिटीज़ की, वो गंदा पानी ले जाती है और मिक्सड विथ सोप, डिटर्जेंट एंड केमिकल्स फॉल्स इनटू रिवर्स। जो हम कपड़े धोते हैं तो उसके जो साबुन जो हमने इस्तेमाल किया हो रहा था, डिटर्जेंट, वो सब किसके साथ मिल जाते हैं, तो कि रिवर्स के साथ, लेक्स और सीज। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो है उस पानी में होते हैं, उसके चलते हमें डायरिया और टाइफाइड होता है। तो जो नदी के नज़दीक और तालाब के नज़दीक होते हैं उसमें वो लोग क्या करते हैं, वहाँ नज़दीक रहने वाले वो सब कुछ कचरा जो होता है वो उसके अंदर फेंकते हैं और वहाँ कपड़े धोने जाते हैं, बर्तन मांजने जाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी एनिमल्स जो उसमें नहाते हैं, इससे हमें क्या हो जाता है, वाटर जो है वो पोल्यूटेंट हो जाता है। ओके, तो लैंड पोल्यूटेंट्स, तो लैंड पोल्यूटेंट्स तो क्या मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, तो जो हानिकारक सब्सटेंस होता है वो सॉइल के साथ मिल जाता है और लैंड पोल्यूशन हो जाता है। तो वो किससे होता है, तो कि डोमेस्टिक से इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होकर सब्सटेंस जो फेंके जाते हैं, एग्रीकल्चर का जो काम होने के बाद जो फेंक दिया जाता है, उस वेस्ट से ये यहाँ पर क्या हो जाता है लैंड पोल्यूशन। तो हमें पोल्यूशन को स्टॉप करने के लिए क्या करना है, तो कि जो गीला और सूखा हुआ जो कचरा है वो अलग अलग डालना है, तो अलग अलग डालना है। ठीक है, बाद में उसको डिकम्पोजिशन करना है। तो उसके बाद जो अथॉरिटीज़ जो है वो फेंक रही है कचरा यहाँ पर वहाँ पर, वो हमें उस कचरे को इस्तेमाल कर कर वो खेती में जो मैन्यूपुर हो या कंपोस्ट खेती में काम आए उसमें हमें कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या अवॉइड करना है, प्लास्टिक बैग्स अवॉइड करनी है, ड्रेनेज में हमें फ्लो ऑफ जो पानी जा रहा है उसमें हमें नहीं प्लास्टिक फेंकने हैं। और अगर हम पानी को इकट्ठा कर रखेंगे तो वहाँ पर मच्छर जो है वो बैठेंगे और इससे हमें क्या होगा, डिजीज
डिजीज, बीमारी हो जाएगी। तो बिफोर लेटिंग द डर्टी वाटर इनटू द सीज इट मस्ट बी ट्रीटेड विद केमिकल्स टू। तो जब भी हम पानी छोड़ रहे हैं लेक्स में, तो उसमें हमें थोड़ा सा केमिकल ऐड करके उस पोल्यूटेंट्स को निकालना है, जिससे हमें थोड़ा ही नुकसान होगा, ज़्यादा नहीं होगा। और पोल्यूशन को चेक करने के लिए हमें CNG और LPG किट्स लगानी चाहिए। तो ये जो है ये नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल्स, इससे कोई पोल्यूशन नहीं होगा। ओके, तो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। तो आवर अर्थ इज ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आपको पता है ना, हम लोग की अर्थ जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स और प्लैनेट्स जो है हमें वहाँ दिखाई देते हैं। तो ट्रीज़ जो है हमें बहुत जगह से, बहुत तरह से हमें हेल्प करता है। तो ट्रीज़ के जो रूट्स होते हैं, ठीक है, वो होल्ड द सॉइल, वो सॉइल को पकड़े रखते हैं। और ट्रीज़ हेल्प इन मेकिंग रेन, और बारिश जो है वो वृक्ष के चलते आती है। और ट्रीज़ जो है वो क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, जो हमें सभी लिविंग बींग्स की उसको ज़रूरत है। तो ट्रीज़ जो है वो हमें प्रोवाइड क्या करता है, खाना पीना और कपड़े जो है वो भी प्रोवाइड करता है। तो ये हम लोग का हो गया इम्पोर्टेंस। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें झाड़ को मीन्स ट्रीज़ को कट नहीं करने चाहिए, जिससे अगर कट करने से हम लोग का जो वातावरण है उसमें हार्मफुल हो जाएगा, और हम लोग क्या कर नहीं पाएंगे, बारिश भी कम होगी इसके चलते। तो हमें ट्रीज़ को कैसे बचाने हैं, तो क्या वी नीड ट्रीज़ को कैसे हाउ टू सेव ट्रीज़ को कैसे सेव करेंगे। तो क्या वी नीड टू प्लांट, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष जो है वो सौंपने हैं और ना ही उन्हें काटना है। ओके, तो ईच वन ऑफ अस, तो हम में से सभी एक को कम से कम एक वृक्ष को हमें लगाना है। ओके, तो हमें वेस्ट, वी शुड नॉट वेस्ट, हमें पेपर जो है वो वेस्ट नहीं करना है, उसे रीयूज़ करना है। लॉट ऑफ ट्रीज आर कट डाउन, आपको पता है ना, बहुत सारे ट्रीज जो है वो कट होते हैं, किसके चलते, पेपर बनाने के लिए। तो इसके चलते अगर हम पेपर का रीयूज़ करेंगे तो हमें वृक्ष जो है कम काटने पड़ेंगे। ओके चिल्ड्रन, तो ये रहा हम लोग का पोल्यूशन के बारे में, जहाँ हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया। ओके चिल्ड्रन, आपको इसे रिवीजन करना है, पढ़ना है, एनुअल एग्जाम की तैयारी करनी है। यहाँ पर हम लोग का वीडियो जो है वो ख़त्म हो रहा है। ओके चिल्ड्रन, अच्छे से रिवीजन करना। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।